इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे किस तरह से आज बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी गरजेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कोरोना का हाल क्या है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली की। बीजेपी के प्रचार को धार देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर रहे हैं। और अब से करीब 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। पुरुलिया की रैली के वक्त में जिस तरह से आखिरी समय में बदलाव किया गया है, इससे बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चाय उन्नति। आज फिर बंगाल में मोदी मोदी की गूंज होगी। मोदी 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 मोदी। बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला। आज फिर पीएम मोदी ममता के गढ़ बंगाल में गरजेंगे। बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी बिगुल फूंकेंगे। प्रचार का शंख फूंकने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करूंगा। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा है। बीजेपी के सुशासन के एजेंडे को लोग पसंद कर रहे हैं। पुरुलिया वो जगह है जहां पहले चरण की वोटिंग होनी है और बीजेपी को इस इलाके से बम्पर जीत की उम्मीद है। यही वजह है कि पीएम की रैली के प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे पुरुलिया में रैली करेंगे। पहले पुरुलिया की रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन इस रैली को 2 दिन पहले ही प्लान किया गया। बीजेपी जानती है कि अगर हवा का रुख मोड़ना है तो मोदी के तूफान को बंगाल में लाना पड़ेगा। इसीलिए जो रैली 20 मार्च को होनी थी उसे आज ही किया जा रहा है। इसकी वजह है मोदी की हवा बनाकर पहले चरण से ही फुल स्पीड पकड़ना। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को है। इस दिन 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले बंगाल में पीएम मोदी 4 रैलियां करेंगे। आज 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुड़ा और 24 मार्च को कांथी में पीएम मोदी रैली करेंगे। बीजेपी बंगाल में जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए कल रात हुई मैराथन मीटिंग में बीजेपी अपने 3 और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना रही है। दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात करीब 9 बजे शुरू हुई। खुद पीएम मोदी इसमें शामिल हुए, लेकिन गहन मंथन और विचार विमर्श का दौर देर रात चलता रहा। बीजेपी की चुनाव समिति ने बंगाल चुनाव के लिए बाकी बचे 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद और बड़ा मंथन हुआ। आधी रात के बाद बीजेपी मुख्यालय में शुरू हुई कोर ग्रुप की अहम बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी ने तय किया कि वो बंगाल में अपने और दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारेगी। ये नाम है जगन्नाथ सरकार, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल के रानाघाट से सांसद हैं। दूसरा नाम है शांतनु ठाकुर का, जो पश्चिम बंगाल के बनगांव से सांसद हैं। तीसरा नाम है हैवीवेट मुकुल रॉय का, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। दादा, और आप चुनाव ही लड़ रहे हैं, ऐसी खबर है? अभी तो फाइनल नहीं हुआ, फाइनल होने से बोलेगा। लिस्ट कब तक जारी करेंगे? कल परसों का अंदर ही हो जाएगा। सर, मुकुल राय जी, जयदीप सरकार, शांतनु, ये लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा। आलोचना हुए हैं, 2-3 नाम से आलोचना हुए हैं। उसका निर्णय लेंगे संसदीय कमेटी और कल तक पता लगेगा क्या है नहीं है। मुकुल राय जी लड़ सकते हैं? लड़ने का एक आलोचना तो हुआ है। बीजेपी इससे पहले 4 सांसदों को पहले ही विधानसभा के लिए मैदान में उतार चुकी है। आधी रात तक चली इस बैठक में यह भी तय किया गया कि ममता बनर्जी पर कोई सीधा हमला नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी सरकार की कमजोरियों को पब्लिक के सामने रखा जाएगा। बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया।
আমাকে মেরেছে, আগে মারতো সিপিএম, এখন মারে বিজেপি। बुधवार को जहां एक तरफ टीएमसी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि वो चुनाव प्रचार करें, लिहाजा नंदीग्राम में उन पर हमला किया गया। সারা জীবন আমাকে মেরেছে, আগে মারতো সিপিএম, এখন মারে বিজেপি। এই সিপিএম এর হারমাতগুলোই এখন সব গিয়ে বিজেপি হয়ে গেছে। আর কিছু কিছু গদ্দার যারা শুধু টাকাকে ভালোবাসে, লোভী, সেগুলো বিজেপিতে গিয়ে ঢুকেছে। লুঠেরা, দাঙ্গাবাজ, চেয়ে বড় ভ্রষ্টাচারী পার্টি হচ্ছে ভারতবর্ষে বিজেপি দল। দুর্নীতিবাজ, দাঙ্গাবাজ, দুঃশাসন রাজ ভারতবর্ষে চালাচ্ছে। দুঃশাসনের সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি বিজেপি দল। भले ही चुनाव आयोग ने नंदीग्राम की घटना का सच बता दिया है, भले ही आयोग ने साफ कर दिया कि साजिश नहीं हादसा है, बावजूद इसके ममता बनर्जी इस चोट को भुनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। ममता की इसी चोट को उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने नौटंकी करार दिया है। भाजपा मारती है उन्हें, कैसे जवाब? कब मारा, क्या कैसे मारा? उन्होंने कहा टांग तोड़ी है, चाहते थे घर में बंद रहे वो और ना इलेक्शन। ये नौटंकी कर रहा है वोट के लिए। वो कह रहे हैं गद्दार लोग ज्वाइन कर गए हैं भाजपा। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, वो चुनाव जब आएगा और जब दूसरा में जो चुनाव का नतीजा आएगा मिल जाएगा। पहले चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। शुभेंदु अधिकारी परिवार के एक और दिग्गज ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। आदमी का अंदर में आ गया, मुझे अंदर में आ गया। अभी वोट के बारे में क्या होगा हम मालूम नहीं है, लेकिन मोदी पहुंच गया है गांव-गांव में, गरीब का पास पहुंच गया है। ये कभी ममता के सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी हैं। लंबे समय से ममता के साथ रहे हैं, 3 बार विधायक रहे और 3 बार से सांसद भी हैं, लेकिन अब बेटे की तरह पिता भी मोदी का गुणगान कर रहे हैं। वो तो लड़का लोग जानता है, हम नहीं जानता है। हम आई विल सपोर्ट माई सन एंड आई इफ दे कॉल मी टुडे, आदमी लोग बोलता है कि मोदी का मीटिंग में जाने का, हम जरूर जाएंगे। लड़का का तो हित में हमको लड़ना ही पड़ेगा, उधर बोलने से हम ज्वाइन कर जाएगा, क्या बात है। शिशिर अधिकारी कांथी से टीएमसी के सांसद हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री कांथी में 24 मार्च को रैली करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसी रैली के दौरान शिशिर अधिकारी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने शिशिर अधिकारी से पूर्वी मिदनापुर के कांथी में उनके निवास पर मुलाकात की थी। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही अधिकारी परिवार पर टीएमसी की टेढ़ी नजर है। शिशिर अधिकारी को टीएमसी के पूर्वी मिदनापुर जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। उन्हें दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को भी कोंटाई नगर पालिका प्रशासक के रूप में हटा दिया गया था, जिसके बाद वो भी शुभेंदु की तरह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब पिता शिशिर अधिकारी की बारी है। देश में गंभीर होती कोरोना की हालत पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 70 जिलों में 150% तक संक्रमण का बढ़ना चिंताजनक है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम मोदी की चेतावनी बड़ी साफ है। अगर अभी नहीं संभले तो हालात आगे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी की यही चिंता सबसे गंभीर थी। अगर ऐसे ही लापरवाही होती रही, कोरोना से सावधानी के नियम इसी तरह टूटते रहे, तो हमें वो सब फिर से देखना पड़ सकता है जिससे हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान एक स्थिति ये भी आई जब कोरोना के आंकड़ों पर गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बहस शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ते कोरोना पर कुछ आंकड़े दे रहे थे। उद्धव ठाकरे के आंकड़ों से गृह मंत्री अमित शाह सहमत नहीं थे और गृह मंत्री ने बैठक के बीच में ही सही आंकड़े बताने शुरू कर दिए। दोनों नेता एक साथ बोल रहे थे, तनातनी होने लगी। तब जाकर पीएम ने दखल दिया और दोनों को चुप कराया। मामला शांत हुआ
तो बैठक आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर मंथन किया और देश को आगाह किया कि वो दूसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज न करें। बढ़ते कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस स्थिति की आशंका जाहिर की, उसे जल्द से जल्द काबू में लाना होगा। अगर रोकथाम के उपाय नहीं हुए तो कोरोना की ये दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा संक्रमण फैला सकती है। वरिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारे केस अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में आस्ता आस्ता केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर हम कुछ अभी नहीं करेंगे तो एक और स्पाइक केसेस का हम देखेंगे, जिससे फिर से कई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फिर लानी पड़ेंगी। इसलिए हमें एग्रेसिवली अभी ही कुछ करना चाहिए जिससे ये केसेस आगे ना बढ़ें। यानी कोरोना की दूसरी लहर अगर काबू नहीं हुई तो देश को फिर से महामारी के उसी दौर से गुजरना पड़ सकता है जिसमें पूरा 2020 बदहाल रहा। ये बेहद डरावना है, क्योंकि देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर कोरोना की रफ्तार यही रही तो जो फिलहाल 70 जिलों में 150% तक पहुंच चुकी है, तो आगे नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें फिर केसेस एकदम बढ़ने लगते हैं और हम पूरी तरह से जो है कड़ाई नहीं रखते, सख्ती नहीं रखेंगे, अपने आप को फिर से ध्यान नहीं रखेंगे, तो केसेस फिर बढ़ जाएंगे और फिर जो भी हमने पिछले साल में किया था उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका रणदीप गुलेरिया जैसे जानकारों की सलाह फिलहाल यही है कि निजी तौर पर भीड़ भाड़ अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि फिलहाल कोरोना उन इलाकों में भी दिख रहा है जहां पिछली लहर में संक्रमण नहीं था। देश भर में पिछले 3 दिन से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 25,000 से ज्यादा आ रही है। और इसके बावजूद जिन राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां से आ रही तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ना मास्क ना 2 गज की दूरी, भारी पड़ेगी ऐसी लापरवाही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संकट पर जिस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों का मंथन चल रहा था, उस वक्त देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों से तस्वीरें कुछ इस तरह आ रही थी। इन तस्वीरों में ना कहीं एहतियात है, ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, जबकि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक की स्थिति 2020 के दिनों की तरफ लौटती दिख रही थी। लापरवाही की तस्वीरों की तरह कोरोना के नए मरीजों का ग्राफ भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। इसे देखते हुए कई राज्यों में पाबंदी से लेकर सख्त कदम उठाने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 23,179 मामले सामने आए हैं। 84 लोगों की मौत हुई। स्थिति यह है कि राज्य के कई हिस्सों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 832 नए केस सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू है। पंजाब में कोरोना केस बढ़ने के बाद सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। लखनऊ में भी कोरोना केस बढ़ने लगे हैं, इसीलिए कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 536 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में दर्ज केसों की ये संख्या 1 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। गुजरात में भी 1122 नए केस सामने आने के बाद सख्ती बरती जा रही है। गुजरात में कोरोना की वजह से आज सभी लोकल बस सेवा बंद रहेंगी। अहमदाबाद नगर निगम ने सभी गेमिंग जोन, जिम, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद करने का आदेश दिया है। मतलब ये कि इस बार कोरोना की वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क से परहेज ना करें। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की भूमिका सामने आने के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक्शन शुरू हो चुका है। और कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने सचिन वाजे को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासे किए थे। ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के सीधे संकेतों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच चुकी है। निशाने पर आ चुके हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। हालांकि एंटीलिया केस में आरोपियों के संरक्षण को लेकर बीजेपी शुरू से ही सरकार को घेर रही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नए खुलासे बेहद गंभीर हैं। इसकी गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि देर रात देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम समेत सभी को पूरे मामले से अपडेट किया। करीब 1 घंटा चली बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई। देवेंद्र फडणवीस का सीधा आरोप है कि सचिन वाजे के लिए खुद उद्धव ठाकरे पैरवी करते रहे हैं।
फडणवीस ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब सचिन को पुलिस सर्विस में वापस लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने सिफारिश की थी। अब फडणवीस का कहना है कि सचिन वाजे जब निलंबित था तो उद्धव सरकार ने ही उसका सस्पेंशन खत्म कर उसे बहाल कर दिया। गुजरात में क्या हो गया आपको मालूम, और राज्यों में क्या होता है वो भी आपको मालूम है। व्यापम घोटाले में जो लिप्त अधिकारी थे उनको भी सर्विस में लिया गया बाद में। तो ये सवाल किसी से कोई नहीं पूछना चाहिए जब किसी की सरकार बनती है। जो सरकार जिससे कंफर्टेबल होती है उससे सेवा लेती है। संजय राउत कह रहे हैं कि सचिन वाजे सरकार के काम का आदमी था, तो फडणवीस पूछ रहे हैं सचिन वाजे जैसा असिस्टेंट इंस्पेक्टर सरकार के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, मुंबई पुलिस कमिश्नर जितना किसकी बदौलत हो गया। फडणवीस के इन सवालों के बीच उद्धव सरकार बैकफुट पर दिख रही है। मामले में अपनी साख बचाने के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटा दिया गया। अब नए पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस की खराब छवि को ठीक करने की दुहाई दे रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे ने कहा था कि वो किसी और के कहने पर इस केस से जुड़ा था। एनआईए की हिरासत के दौरान सचिन वाजे ने मांग की है कि वकील से मुलाकात के दौरान कोई अधिकारी ना रहे और इस मामले पर आज अदालत में सुनवाई है। एंटीलिया केस में सचिन वाजे ने सुराग मिटाने की तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन एनआईए को एक के बाद एक वो कड़ियां मिलती चली गईं, जिसके आधार पर ही सचिन वाजे के सारे राज खुल सकते हैं। इसमें दो बड़ी अहम कड़ियां हैं। एक वो मोबाइल फोन जिससे सचिन वाजे कहता था खो गया, वो अब एनआईए के हाथ लग चुका है। इसके साथ घर पर छापे के दौरान कई डिजिटल डेटा भी एनआईए अपने साथ ले गई है। दूसरा अहम सुराग क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के रियाज काजी के जरिए लग सकता है। रियाज काजी से एनआईए की टीम लगातार 4 दिन से पूछताछ कर रही है। रियाज काजी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में सहायक पुलिस इंस्पेक्टर है। काजी ने 27 फरवरी को ठाणे में सचिन वाजे की सोसाइटी के सीसीटीवी के डीवीआर लिए थे। एनआईए को शक है कि सीसीटीवी के डीवीआर सचिन वाजे के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए हटाए गए। विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो सचिन वाजे के ठाणे वाली सोसाइटी में 24 फरवरी तक थी, जिसमें 25 फरवरी को विस्फोटक भरकर मुकेश अंबानी के घर के सामने खड़ा किया गया था। सीसीटीवी के अलावा सचिन वाजे ने अपने मोबाइल, आईपैड और लैपटॉप में भी बहुत सारे डेटा डिलीट किए हैं, जिससे एनआईए के फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी की पुरुलिया में रैली से पहले कहां बीजेपी सांसद के घर के पास हुआ बम से हमला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।